हम इस लेक्चर में हमने जो बात करनी है वो ऑब्जेक्ट लोकलाइजेशन पे करनी है, मोस्टली ऑब्जेक्ट डिटेक्शन पे करनी है। और बाय द एंड हमारे पास अगर कुछ टाइम हुआ फॉर दिस लेक्चर तो हम ट्रांसफर लर्निंग पे बात करेंगे। इन शॉर्ट मैं आपको बताता चलूँ कि जब भी हम लोकलाइजेशन की डिटेक्शन की बात करते हैं तो एक बहुत ही फेमस एल्गोरिदम हमारे माइंड में आता है, दैट इज योलो। योलो के काफ़ी सारे वेरिएंट्स मौजूद हैं, बट हम कोशिश करेंगे कि एक बेसिक लेवल का योलो का जो आर्किटेक्चर है, जो जो एल्गोरिदम है, उसे हम डिस्कस कर लें। मोस्टली वर्जन 1, 2 और 3 इसमें से हम किसी एक वर्जन के ऊपर हम इस लेक्चर में बात कर रहे होंगे। सो द ऑब्जेक्टिव इज टू गेट बेसिक इंट्यूशन अबाउट ऑब्जेक्ट लोकलाइजेशन। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। So first of all, what is object localization, detection and classification? तो जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, हमारे पास फॉर एग्जांपल इन इमेज वन, अगर मैं इस इमेज को कहूँ दिस इज अ एक्स इमेज, तो यहाँ पे अगर मैं देखना चाहूँ कि इसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट है या नहीं है, तो आई कैन गेट टू नो फ्रॉम एनी आर्किटेक्चर कि यहाँ पे CNN कोई भी लगाऊं तो मुझे बता सकता है कि यहाँ एक ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट कर रहा है, एंड दैट ऑब्जेक्ट इज बेसिकली कार। यहाँ पे एक कार है। तो क्लासिफिकेशन में इतने लेवल की इंफॉर्मेशन के ऑब्जेक्ट इस इमेज में कहीं पे भी आ सकता है, एंड दैट ऑब्जेक्ट इज कार। तो क्लासिफिकेशन का ये टास्क होता है। बट क्लासिफिकेशन विद लोकलाइजेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये जानना तो इम्पोर्टेंट है ही हमारे लिए कि इस इमेज में कार एग्जिस्ट करती है या नहीं। लेकिन उसके साथ साथ आप ये कह लें कि यहाँ पे हमें बाउंडिंग बॉक्स भी चाहिए होगा कि ये पूरे इमेज का जो एरिया है वो हमारे इंटरेस्ट का नहीं है। ROI इज बेसिकली इन दिस बाउंडिंग बॉक्स, हमारा जो रीजन ऑफ इंटरेस्ट है वो यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, दैट इज लोकलाइजेशन। और जब हम बात करते हैं डिटेक्शन की, तो वी कैन हैव मल्टीपल ऑब्जेक्ट इन अ सिंगल फ्रेम। तो ये बेसिक डिफरेंस है क्लासिफिकेशन का, लोकलाइजेशन का एंड डिटेक्शन का। बट अब हमारे पास एक और क्वेश्चन जो यहाँ पे अराइज हो रहा है वो ये हो रहा है कि हाउ टू लोकलाइज और डिटेक्ट ऑब्जेक्ट, सिंगल और मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स इन अ इमेज। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे एक न्यूरल नेटवर्क को, बेसिक न्यूरल नेटवर्क को ट्रेन करना चाहूँ, जिसके पास आप ये कह लेंगे, जिससे मैं ये इंफॉर्मेशन दूं कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है। मैं यहाँ पे एक रेडियस बता देता हूँ, एक जो है ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक्स एंड वाई यहाँ पे मैं बता देता हूँ एक इमेज के अंदर। और यहाँ से अगर मैं उसकी हाइट और विड्थ बता दूँ, तो बेसिकली आई नीड 4 न्यूरॉन्स फॉर दिस इंफॉर्मेशन के एक एक्स और वाई रेडियस हो गया। फिर मैं हाइट बता दूं, विड्थ बता दूं, तो इन 4 पैरामीटर से या न्यूरॉन से यू कैन स्पेसिफाई अ बाउंडिंग बॉक्स जो कि ऑब्जेक्ट के लिए होगा। जैसे यहाँ पे हम देख पा रहे हैं BX एंड BY, BH एंड BW, तो ये बेसिकली लोकलाइज करना। और यहाँ पे अब कार इज अ ऑब्जेक्ट, तो ये देखना पड़ेगा कि आपके पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स कितने हैं। तो फॉर एग्जांपल इन माय टास्क मेरे पास कार है, बाइक है, ट्रक है। बट ऐसा हो भी सकता है कि मेरे पास इस इमेज के अंदर कुछ ऐसे पोर्शन भी है, फॉर एग्जांपल ये वाला पोर्शन ऐसा है जिसमें ना तो बाइक है, ना कार है, ना ट्रक है। तो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट भी नहीं है, तो इसका मतलब है यहाँ बैकग्राउंड भी हो सकता है। तो अब इस तरह का सिनेरियो जो है, इस तरह के प्रॉब्लम के लिए लोकलाइजेशन करना वो किस तरह से पॉसिबल होगी। सो बेसिकली हम ट्रेन तो न्यूरल नेटवर्क कर रहे होंगे। और अगर हम न्यूरल नेटवर्क की बात करें तो स्टार्ट में कुछ लेयर्स आती हैं जहाँ से हम फीचर्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं, और उसके बाद हमने इससे नेक्स्ट से क्लासिफाई करना होता है। तो क्लासिफिकेशन में मैं ये कह देता हूँ कि 4 न्यूरॉन्स तो हमने ऐड कर दिए बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन, प्लस और कितने न्यूरॉन मुझे यहाँ पे ऐड करने चाहिए अगर मैं इसे सोचूं। तो क्लासेस अगर मैं बात करूं तो आई हैव 3 क्लासेस। ठीक है, तो मेरे पास 3 क्लासेस हैं, वन C1, C2, C3, एंड आई हैव अ बैकग्राउंड ऑल्सो।
तो मेरे लिए यहाँ पे और न्यूरॉन्स कितने ऐड होने चाहिए? आई बिलीव कि 3 तो ऐड होने चाहिए बेस्ड अपॉन क्लासेस कि कार है, बाइक है या ट्रक है। बट एक न्यूरॉन ऐसा भी तो ऐड हमारे पास होना चाहिए जो कि ये बताए कि जो मैंने एरिया यहाँ पे सिलेक्ट किया है, क्या इसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करता भी है या नहीं। तो बेसिकली एक ऐसा न्यूरॉन होगा जो कि डिसाइडर होगा कि आइदर इट्स अ ऑब्जेक्ट और अ बैकग्राउंड। तो सबसे पहले तो मुझे कोई भी एक रीजन मिलता है एक इमेज के अंदर, तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन तो ये होना चाहिए कि क्या इस रीजन में कोई ऑब्जेक्ट है या नहीं, बैकग्राउंड तो नहीं है। और अगर कोई कोई ऑब्जेक्ट है तो देन आई हैव टू क्लासिफाई बिटवीन कार, बाइक एंड ट्रक। और जब मैं ये क्लासिफाई कर लूंगा कार, बाइक एंड ट्रक है, तो फिर मुझे अपने इस न्यूरल नेटवर्क को इस तरीके से बैक प्रोपेगेट करवाना है कि ये बाउंडिंग बॉक्स बहुत अच्छे से लर्न कर ले। इसका मतलब है कि उसे सेंटर पॉइंट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट को लर्न करना है। दैट कुड भी ये आगे पीछे यहाँ से लाई कर सकता है। इसकी हाइट एंड विड्थ कुछ भी हो सकती है, कम ज्यादा हो सकती है, तो उसे प्रिसाइज करने का काम है। तो इस तरीके से अगर मैं कहूँ तो मेरे पास इस केस के अंदर 8 न्यूरॉन्स आएंगे जिनका डिफरेंट काम होगा। तो मैं अगर इसको और ज्यादा अच्छे से एक वेक्टर की बजाय शक्ल में लिखूं तो कुछ इस तरह से लिखूंगा कि एक मैं पीसी का यहाँ पे एक बना लेता हूँ न्यूरॉन, जो कि हमेशा मुझे 1 या 0 में वैल्यू देगा। 1 का मतलब है कोई ऑब्जेक्ट है, 0 का मतलब है बैकग्राउंड है। तो यहाँ पे अगर मुझे देखा जाए तो यहाँ पे अगर PC 1 है, इसका मतलब है कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे लाई कर रहा है। अब मुझे उसके एक्स वाई, हाइट एंड विड्थ को देखना है, एडजस्ट करना है। और फिर वो जो 3 क्लासेस की हम ऊपर बात कर रहे थे उसको भी देखना है कि फॉर एग्जांपल C1, C2, C3 में इनमें से कौन सा ऑब्जेक्ट है। तो बैक प्रोपगेशन के वक्त फॉर एग्जांपल अगर मैं कह देता हूँ कि कार इज बेसिकली ऑन सेकंड प्लेस, यहाँ पे बाइक नहीं, मैं कार को इमेजिन करता हूँ। तो यहाँ पे इफ दिस इज C2, दिस इज C1 एंड दिस इज C3 एंड दिस इज PC रिलेटेड, तो यहाँ पे होगा ये कि एक्स वाई में मेरे पास एक ओरिजिन पॉइंट आ जाएगा, हाइट विड्थ आ जाएगी, और यहाँ से ये बता रहा होगा कि ऑब्जेक्ट कार का है। और बेस्ड ऑन दैट मैं यहाँ पे क्रॉस एंट्रोपी को कैलकुलेट करके तो इन सारे न्यूरॉन्स की बेसिस पे बैक प्रोपगेशन कर रहा हूँ। बट अगर मेरे पास एक ऐसा केस है जिसमें बैकग्राउंड है, अब बैकग्राउंड के केस के अंदर तो आप ये कह लें कि यहाँ पे तो कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इस केस में BX BY, हाइट, वेट, ऑब्जेक्ट, तो ये सारी की सारी चीजें हमारे लिए डोंट केयर हो जाएंगी, तो हम इन्हें नहीं देखेंगे। वी जस्ट लुक ऑन द फर्स्ट न्यूरॉन। इफ इट्स 1 तो फिर हमें अपने वेट्स को, अपने न्यूरल नेटवर्क को, अपने सिस्टम को अपडेट करने की जरूरत है वेट्स को। अदरवाइज वी डोंट हैव एनी काइंड ऑफ नीड टू अपडेट दिस सिस्टम। अब हम कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे देख लेते हैं कि जो इस तरह का नेटवर्क हमारे लिए अच्छा अचीव कर सकता है। नंबर 1 इज लोकलाइजेशन, जो हमने देख लिया कि आपने इमेज दी, इमेज के अगेंस्ट बाउंडिंग बॉक्स दे दिया, लेबल दे दिया, दैट इज अ वेरी गुड थिंग, उसमें क्लासिफिकेशन हो गई। बट इस तरह का काम अगर फॉर एग्जांपल हम देख रहे हो तो हमारे जैसे आजकल फिल्टर्स काफी चल रहे हैं, स्नैपचैट वगैरह हो गया, हमारे फेस के ऊपर आर्टिफिशियल आर्ट जो है आर्टिफैक्ट्स वगैरह लगाते हैं, मतलब डिफरेंट फेस लगा दिया या कुछ और कर दिया। तो अगर हम अपने फेस के ये फेस पॉइंट्स को हम देख लें, अगर इनको लोकलाइज कर लें, तो दैट कुड बी अ वेरी गुड टास्क फॉर फॉर दैट ऑब्जेक्ट लोकलाइजेशन थिंग। तो आप ये कह लेंगे फॉर एग्जांपल ये एक पॉइंट है जिसे मैं L1X और L1Y कह देता हूँ। तो इसी तरीके से इफ आई हैव 64 पॉइंट्स, तो अब अगर मुझे एक फेस के ऊपर ये नेटवर्क ट्रेन करना है, तो आप भी अपने पास ये थोड़ी देर वीडियो पॉज करें और इसमें जो है सोच के बताएं कि जो फाइनल लेयर होगी उसमें कितने न्यूरॉन्स होने चाहिए। सो आई बिलीव आपने पॉज किया होगा और यहाँ पे देख लिया होगा। सो अगर देखा जाए तो 64 into 2 एक्स एंड वाई लोकेशंस को देखते हुए, तो ये इतने न्यूरॉन्स तो आ जाएंगे जो फेस की जो है, जो लैंडमार्क्स हैं उनको
न्यूरल नेटवर्क के थ्रू आप ये कह लें कि ट्रेन करने के काम आएंगे, लेकिन हमारे पास ऐसा इमेज भी तो आ सकता है जिसमें फेस ना हो। तो प्लस इसमें हम एक पीसी का एक और न्यूरॉन भी हम ऐड करेंगे जो हमें बताएगा कि आइदर इट्स फेस और नॉन फेस। ठीक है। अगर एक फेस है ही नहीं एक इमेज में, तो उस केस में आप ये कह लेंगे ये जितनी इंफॉर्मेशन है दैट इज जस्ट वेस्ट ऑफ कंप्यूटेशन, और वो हमारे मॉडल की शायद वेट्स को खराब भी कर दे बजाय इसके कि मॉडल कन्वर्ट्स करे। तो इसी तरीके से आप ये कह लें कि जॉइंट हमारे जो जॉइंट्स हैं उनको प्रिडिक्ट करने के लिए, स्केलेटन बनाने के लिए भी जो है इस तरह का काम किया जा सकता है। मतलब ऑब्जेक्ट जो है लोकलाइजेशन को डिटेक्शन जो है इस काम में लाया जा सकता है। सो लेट्स सी अब ये काम हम कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, क्या हम कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क को इस्तेमाल करके क्या हम कार डिटेक्शन का एक प्रोग्राम बना सकते हैं? तो इसको हम देखते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कह देता हूँ कि जो ओरिजिनल इमेज है ये मेरे पास आई मस्ट से कि ये है 256 क्रॉस 256। फॉर एग्जांपल ये 250 क्रॉस 256 क्रॉस 256 की है। इसके अंदर कहीं कार लाइक कर रही है, छोटा सा एक रीजन है। तो मैं एक अगर न्यूरल नेटवर्क ट्रेन कर लूँ जो 32 क्रॉस 32 के इमेजेस को यहाँ पे एज अ इनपुट ले, और क्या करे इसके अंदर बहुत सारी कार्स में से दे दूँ, बहुत सारे डिफरेंट एंगल से वेरिएशन से, जैसी तरीके से बैकग्राउंड भी दे दूँ। तो यहाँ पे मुझे कार और नॉन कार के लिए मैं एक कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क बना सकता हूँ। एंड वी ऑल नो CNN हमने पढ़ा है। तो आप पहले आपके पास जो है ये कॉर्न फ्लेयर आ गई, कॉर्न आ गई, पुडिंग आ गई, कॉर्न आ गई, बाय द एंड करते करते सॉफ्ट मिक्स पे आप आ गए, और आपने यहाँ पे देख लिया कि इज इट कार और नॉन कार या बैकग्राउंड है। तो ये काम तो हम यहाँ पे कर सकते हैं। बट क्या ये काम इतना इफेक्टिव है कि इसे रियल एग्जांपल्स पे मैप किया जा सकता है? यहाँ पे अगर हम देखें वी हैव टू कार्स, और अगर मैं एज्यूम करूं कि मेरे पास ये विंडो 32 क्रॉस 32 की है, ठीक है, तो ये ये चीज जरूरी नहीं है कि ये भी 32 क्रॉस 32 की हो। यहाँ पे तो हमें देखने से भी लग रहा है कि दिस इज काइंड ऑफ अ स्क्वायर शेप ना, तो ये रेक्टेंगल है। अब इसका मतलब है कि अगर मैं यहाँ पे कोई एक स्क्वायर बना भी लेता हूँ, सबसे पहली बात तो यह है कि ऑब्जेक्ट पूरे का पूरा यहाँ पे डिटेक्ट नहीं होगा। सेकंड थिंग इज कि मैं यहाँ तक पहुंचूंगा कैसे? अब यहाँ तक जो पहुंचने का जो सफर है हमारा वो इस तरीके से नहीं है। हम भी एक ह्यूमन तो देख के बता सकते हैं कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ और यहाँ लाई कर रहा है। बट इन आर सिस्टम ये काम इतना आसान नहीं है। इसका मतलब है कि अगर ये 32 क्रॉस 32 पे मैंने मॉडल ट्रेन किया है, तो यहाँ पे पहला 32 क्रॉस 32 का मैं पैच लूंगा, यहाँ पे मैं अपने CNN को ये भेजूंगा, वो अपनी प्रोसेसिंग करेगा, प्रोसेसिंग करने के बाद मुझे 0 या 1 में से कुछ रिटर्न करेगा। तो 0 का मतलब है बैकग्राउंड, दैट इज फाइन, यहाँ पे वाकई बैकग्राउंड है। लेकिन अब नेक्स्ट टाइम क्या होगा? नेक्स्ट टाइम एज वी ऑल नो कि वी हैव वन अनदर थिंग इन CNN, दैट इज स्ट्राइड लेंथ। तो अगर मैं स्ट्राइड लेंथ में कह देता हूँ कि पूरा ही जंप आप ले लें, इससे नेक्स्ट वाला जो 32 क्रॉस 32 का बॉक्स है वो देखें, फिर उससे नेक्स्ट वाला देखें, तो इसमें ऐसा भी पॉसिबल है कि हो सकता है एक 32 क्रॉस 32 बॉक्स में कार का कुछ पोर्शन आ रहा हो सकता है दूसरे में कुछ आ रहा हो। तो यहाँ पे स्किप होने के चांसेस हैं। अगर स्ट्राइड लेंथ बहुत ज्यादा होगी तो हम ऑब्जेक्ट को स्किप कर बैठेंगे, और अगर स्ट्राइड लेंथ में बहुत कम रखता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं स्ट्राइड लेंथ 1 रख लेता हूँ, तो हम इस इमेज को देखते हुए ये एज्यूम कर सकते हैं कि एक इमेज की प्रोसेसिंग कितनी ज्यादा कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव हो जाएगी हमारे लिए। हमने एक बॉक्स यहाँ पे देखा, फिर एक बॉक्स यहाँ पे देखा, फिर उसके एडजेसेंट देखा। तो इस तरीके से करते 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 अगर ये 256 इंटू 256 की इमेज भी है, जो कि नॉर्मल इमेजेस इससे भी बड़ी होती है,
तो हमारे पास यहाँ पे जो कंप्यूटेशनल कॉस्ट है वो एक्सपोनेंशियली बढ़ जाएगी, इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि मैं इसे किसी वीडियो के ऊपर प्रोसेस करने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं लगा सकता, और इमेजेस को भी मुझे जहाँ पे लोकलाइज करने का काम है वो बहुत कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि मैं एक सिंपल CNN का मॉडल, जो कि एक स्मॉल विंडो पोर्शन में मैंने बनाया, उसको रियल लाइफ एप्लीकेशन पे नहीं लगा सकता। उसका एक एस्पेक्ट ये है कि कंप्यूटेशनली कॉस्ट बढ़ जाएगी या मैं ऑब्जेक्ट अपना जाओ स्किप कर लूँ। बट इसके साथ साथ एक और प्रॉब्लम भी है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं ये ऑब्जेक्ट का साइज इतना है। अब फॉर एग्जांपल ये तो 32 क्रॉस 32 में आ जाएगा, यहाँ पे भी 32 क्रॉस 32 में आ जाएगा। अब एक कार का ऑब्जेक्ट आप एज्यूम कर लें कि इतनी बड़ी कार यहाँ पे खड़ी है। अब यहाँ पे जब मॉडल आएगा तो यहाँ पे एक मसला आ जाएगा स्केल का। स्केल की वजह से भी आप ये कह लें कि हो सकता है हम अपना ऑब्जेक्ट उस तरीके से क्लासिफाई ना कर पाए। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये जो ऑब्जेक्ट है, यहाँ से इसका हो सकता है ये बोनट या ये कार वाला पोर्शन ही यहाँ पे एक पूरे 32 क्रॉस 32 के बॉक्स में आए, जिसकी प्रोबेबिलिटी वो बहुत कम बता रहा हो कि ये कार का ऑब्जेक्ट है। सो फर्स्ट प्रॉब्लम इज कंप्यूटेशनल टास्क। तो जो है कंप्यूटेशन बहुत ज्यादा हो जाएगी, ऑब्जेक्ट जो है वो स्किप भी हो सकता है। एंड द अदर थिंग इज स्केल। तो ये स्केल का मसला भी, हाँ, ये यहाँ पे हमारे पास आ सकता है। ड्यू टू डिफरेंट स्केल भी हम जो है अपना लोकलाइजेशन वाला टास्क जो है वो अच्छी तरीके से अचीव नहीं कर सकते। और अब जब ये काम नहीं कर सकते तो इसका मतलब है अब हमें कुछ और सोचना चाहिए। इसका मतलब है हम जो एक इमेज के अंदर वो जो मैंने पहले 32 क्रॉस 32 की आपको विंडो दी, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 14 क्रॉस 14 के ऊपर उन्होंने ये सारा सिस्टम इम्प्लीमेंट किया है। आई वाज टॉकिंग अबाउट 32 क्रॉस 32। तो अगर आप इसे भी एज्यूम कर लें, इसकी जगह 14 क्रॉस 14 लिख लें, तो इस तरीके से अगर मैं कोई कुछ ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्लासिफाई करने की बात कर रहा हूँ, जैसे वहां पे कार थी तो मैं यहाँ कह दूँ कार के लिए 1, और फिर उसके वो ये कह लेंगे 4 ऑब्जेक्ट है, बैकग्राउंड कार व्हीकल एंड वो। तो यहाँ से उसमें से कोई ऑब्जेक्ट को क्लासिफाई करना इट्स नॉट समथिंग वेरी फिजिबल टास्क। अब एक और काम ये किया जा सकता है हमारे पास यहाँ पे, तो मैं बिल्कुल लोकेलिटी भी आप ये कह लें कि जो लोकेलिटी की इंफॉर्मेशन है मैं वो भी यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। क्योंकि जब मैंने जो है फुली कनेक्टेड लेयर लगा दी, तो अब यू नो कि यहाँ पे हम फ्लैटन करते हैं, ये पूरा जो एक वॉल्यूम है इसका 1D वेक्टर बन जाता है। 1D वेक्टर जब बनेगा तो ऑब्वियसली स्पेशल इंफॉर्मेशन लूज हो जाएगी। तो बजाय इसके कि मैं इसके ऊपर फुली कनेक्टेड लेयर लगाऊं, मैं इसकी जगह यहाँ पे एक और कॉन्वोल्यूशन लेयर अगर अप्लाई कर लूँ, 5 क्रॉस 5 से मैं यहाँ पे कन्वॉल्व कर लूँ, बजाय इसके कि मैं फुली कनेक्टेड लेयर यूज करूँ, दैट इज अ मिस प्रिंटिंग। तो ये होगा कि मेरे पास 1 क्रॉस 1 का वॉल्यूम बच जाएगा, और 1 क्रॉस 1 का कह लेंगे वो जो 400 फिल्टर्स हैं। तो जो सॉफ्ट जो आप ये कह लेंगे जो फुली कनेक्टेड लेयर का काम है, आई कैन डू द सेम थिंग विद द हेल्प ऑफ कॉन्वोल्यूशन। तो ये कॉन्वोल्यूशन से किया जा सकता है। बट ये हम कैसे करेंगे इसको थोड़ा सा आगे जाके हम देखेंगे। इस कॉन्सेप्ट का नाम है कॉन्वोल्यूशन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्लाइडिंग विंडो। अब काम तो हमने स्लाइडिंग विंडो का ही करना है। पहले हम इसे जस्ट क्लासिफिकेशन के एस्पेक्ट से देख रहे थे, अब हम देखते हैं कि स्लाइडिंग विंडो के एस्पेक्ट से किस तरीके से किया जा सकता है। तो अब फॉर एग्जांपल जो अबव इमेज थी, मैंने कहा था कि वो 256 क्रॉस 256 की है, और मैंने जो मॉडल ट्रेन किया था वो मैंने ट्रेन किया था 32 क्रॉस 32 पे, और सिंपल फुली कनेक्टेड था। लेकिन अब अगर मैं उस फुली कनेक्टेड के बजाय ये पूलिंग और कॉन्वोल्यूशंस के अगर ऊपर जो है बात करूं, तो मैंने अगर एक 14 क्रॉस 14 का नेटवर्क यहाँ पे ट्रेन किया है फॉर कार्स, तो मेरे पास यहाँ पे इंफॉर्मेशन किस तरह से आएगी कि 5 क्रॉस 5 की कॉन्वोल्यूशन की, दैट इज अ वैलिड कॉन्वोल्यूशन। आउटपुट आया 10 क्रॉस 10 का, पूलिंग कर ली 5 क्रॉस 5 आया। अगेन 5 क्रॉस 5 के ऊपर जब मैंने कॉन्वोल्यूशन की तो मेरे पास एक 1 क्रॉस 1
या आप ये कह लें कि एक सिंगल यूनिट आ गया। अब ये कॉन्वोल्यूशन कुछ भी वेट्स होंगे वो एक वैल्यू देंगे। और अगर मैंने इसके 400 फिल्टर्स की बात की है तो उसकी 400 डिफरेंट वेरिएशंस वो ले रहा होगा। और अगेन ये जो एक 400 वेरिएशन का एक वॉल्यूम बनेगा, अगेन उस पे मैंने जब कॉन्वोल्यूशन अप्लाई की 1x1 की, तो इसने उसके अंदर से 400 और वेरिएशन ले ली। और बाय द एंड मैंने यहाँ पे 4, क्योंकि मुझे सिर्फ 4 डिफरेंट लेबल्स के ऊपर अगर मैप करना है तो मैं लास्ट में फिल्टर्स की तादाद को 4 कर दूंगा, तो मुझे पता चल जाएगा कि इसमें से ऑब्जेक्ट 1 है, 2 है, 3 है या 4 है, सो ऑन। ये तो मैंने यहाँ पे कॉन्वोल्यूशन बेस्ड एक इम्प्लीमेंटेशन प्रिपेयर कर ली। जब ये रियल इमेज पे जाएगा तो आप ये कह लेंगे यहाँ स्ट्राइड भी मैटर कर रही होगी, स्ट्राइड के साथ साथ आप ये कह लेंगे वो विंडो भी मैटर कर रही होगी। तो ये जैसे यहाँ पे जो जो मैंने सैंपल इमेज लिया है उसकी डायमेंशन अगर 16x16 है, 14x14 पे ट्रेन किया हुआ है, तो आई गेट टू नो कि इसमें जो वेट्स है मेरे पास जो ट्रेन हो रहे हैं 5x5 के, वो इसे कम करते हुए लाते हुए ये चंक मैंने जब दिया इसको इस ट्रैक पे मैंने जब भेज दिया, तो बाय द एंड उसने इसे कन्वॉल्व करके मैक्स पूल करते करते, तो ये पूरे का पूरा पोर्शन आप ये कह लें कि मेरे पास एक सिंगल न्यूरॉन पे मैप कर जाएगा, जिसके अंदर डेप्थ जो है वो मेरे पास 4 की होगी, और 4 जो है वो बेसिकली क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो अगर मैं इसके अंदर वेरिएशन देखूं तो ये मेरे पास 2x2 का इसके अंदर ये कह लें कि 2x2 का एक स्मॉलर मैट्रिक्स बन जाएगा। अब यहाँ पे 2x2 का स्मॉलर मैट्रिक्स जो है वो बेसिकली काम ये कर रहा है कि हर एक सेल जो है वो 4 में से कोई एक क्लास बता रहा है कि कौन सी है। इट माइट पॉसिबल के बैकग्राउंड भी हो, लेकिन इसमें और जो सॉफ्ट मैक्स है उसमें डिफरेंस ये आ गया है कि सॉफ्ट मैक्स से बैक ट्रैक करके मैं इमेज का पोर्शन नहीं देख सकता कि वो इमेज का कौन सा पोर्शन है। बट अगर मैंने एक फुली कॉन्वोल्यूशनल नेटवर्क बनाया हुआ है, तो इससे मैं ये एज्यूम कर सकता हूँ कि अगर ऑब्जेक्ट मेरा इस फर्स्ट सेल में है, तो आई कैन बैक ट्रैक फ्रॉम दिस न्यूरॉन टू दिस न्यूरॉन, यहाँ से इधर बैक ट्रैक कर सकता हूँ और यहाँ से इधर बैक ट्रैक कर सकता हूँ। इवेंचुअली मैं ये बता सकता हूँ कि मेरा ऑब्जेक्ट जो है वो इस पूरे इमेज में कहाँ पे किस पोर्शन में लाई कर रहा है। तो ये पूरी की पूरी विंडो जो है ना इस चीज को मेरे पास लोकलाइज करने की जो पावर है वो फुली कॉन्वोल्यूशन से आएगी, वो सॉफ्ट मैक्स से नहीं आ सकती। तो हमने अभी तक जितना भी सीएनएन के बारे में पढ़ा था, हम क्लासिफिकेशन में फुली कनेक्टेड लेयर्स यूज कर रहे थे। बट अगर हम बात करें कॉन्वोल्यूशन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्लाइडिंग विंडो जिसे लोकलाइज करना है, तो आप विद द हेल्प ऑफ फुली कॉन्वोल्यूशनल नेटवर्क आप बाय द एंड ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बैक ट्रैकिंग कि अगर ये इमेज है तो वो 4x4 में इमेज के किस पोर्शन में लाई कर सकता है। अगर फॉर एग्जांपल ये 14x14 का अगर ये जो है वो सेक्शन ट्रेन कर रहा है, और मेरे पास अगर इनपुट इमेज है 140x140, अगर ये मेरे पास इमेज ओरिजिनल इमेज की जो है ये डायमेंशन है, तो जब मैं इस पूरे प्रोसेस से पास करूंगा, तो बाय द एंड मैं देख रहा हूँगा कि मेरे पास एक जो आउटपुट नेटवर्क आएगा वो 10x10x4 का आ रहा होगा। और इसमें हर एक सेल जो है वो बेसिकली इन 4 में से किसी एक क्लास की रिप्रेजेंटेशन होगी। अब इससे फायदा ये हो जाएगा कि फॉर एग्जांपल अगर ये मुझे लगता है कि मिडल पिक्सल कार का है, तो मैं इससे बैक ट्रैक करके तो अपने ओरिजिनल 140 क्रॉस 140 के इमेज में ये देख पाऊंगा कि कार यहाँ पे जो एग्जिस्ट करती है वो किस 14 क्रॉस 14 के बॉक्स में करती है। अब यहाँ पे इसका मतलब है न्यूरल नेटवर्क को अगर फुली कन्वोल्यूशनल बनाया जाए तो हम बैक ट्रैक करके ऑब्जेक्ट को लोकलाइज तो कर सकते हैं, लेकिन क्या इसमें भी कोई मसला आ सकता है?
तो बिल्कुल इसमें प्रॉब्लम आ सकता है जी, इसमें मसला आ सकता है लोकलाइजिंग बॉक्स का। यहाँ पे भी मसला स्केल का है कि हमने वो उसे कन्वॉल्व करके देख के बैक ट्रैक कर लिया, बट द थिंग इज कि हो सकता है कि ये बॉक्स जो ये लोकलाइज करके बनाए वो इतना टाइट बॉक्स ना हो, वो उसे ठीक तरीके से ओरिजिनली ये बनना चाहिए था, बट आपको मॉडल कुछ इस तरह का बॉक्स बना दे। दैट इज वेरी मच एक्सपेक्टेबल कि आपके पास इस तरह का जो है वो बाउंडिंग बॉक्स आ सकता है। लाइक फॉर एग्जांपल इसमें कार का ज्यादा पोर्शन आया हुआ है, इसकी प्रोबेबिलिटी हाई है इस बॉक्स की, और ओरिजिनली इतने ही बॉक्स पे मॉडल ट्रेन हुआ हुआ है, तो बाय द एंड उसने जो है इसी तरह का बॉक्स आपको रिटर्न करना है। तो ये आप ये कह लें कि कुछ बेसिक मसले मसाइल हैं सिंपल न्यूरल नेटवर्क के, विद द हेल्प ऑफ कन्वोल्यूशन विद विंडो स्लाइड। जब आपने इसके ऊपर सॉफ्टमैक्स लगाया, फुली कनेक्टेड लेयर्स को यूज किया या फुली कन्वोल्यूशनल को यूज किया, तो ये कुछ इश्यूज हैं जो सिंपल न्यूरल नेटवर्क विद कन्वोल्यूशन जब आप ट्रेन करते हो तो लोकलाइजेशन इतनी आसानी से हमारे पास होती नहीं है। तो जो एक्यूरेट ऑब्जेक्ट डिटेक्शन है उसके लिए हमें योलो यूज करना चाहिए। अब हम योलो को देखते हैं कि योलो ये बाउंडिंग बॉक्सेस को किस तरह से प्रेडिक्ट करता है। तो योलो सबसे पहले आपके पास क्या करता है, आपके इस इमेज को ना, कोई भी एक इमेज है उसे वो डिफरेंट ग्रिड्स में डिवाइड कर लेता है। फॉर एग्जांपल मैं अगर कहूँ तो उसने कोई भी एक इमेज ली, उसको 3 into 3 ग्रिड्स में डिवाइड कर लिया। नॉर्मली जो पेपर है वो ये कहता है कि आप कोई भी इमेज ले तो उसे 19 क्रॉस 19 के अंदर तो उतने ग्रिड्स बना लें। एंड द एल्गोरिथम एक्सपेक्ट कि ये जितने भी बॉक्सेस अब आपके पास बने हैं, फॉर एग्जांपल इसमें 3 by 3 या 9 बॉक्सेस बने हैं, तो वी एक्सपेक्ट कि इसमें से किसी एक बॉक्स के अंदर ऑब्जेक्ट होगा। अब यहाँ पे हमारा वो मसला सॉल्व हो गया, सबसे पहले जो कंप्यूटेशन पावर्स का था। लेकिन यहाँ पे जस्ट इसको जो है ये ग्रिड में चेंज करना इज नॉट द अल्टीमेट थिंग, इससे सारा काम नहीं हो रहा। सो वन बाय वन अब हम जो है इनके स्टेप्स को देखते हैं कि ये काम किस तरीके से हमारे पास हो रहा होगा। अब हमारे पास ये जो हमने 9 ग्रिड्स में अपने पूरे इमेज को बेसिकली 9 सब ग्रिड्स के अंदर जो हमने डिवाइड किया है, सो अब इस हर एक एक ग्रिड के अगेंस्ट ना हमारे पास एक इंफॉर्मेशन आ रही है। सबसे पहले तो अगर देखा जाए तो ये 3 क्रॉस 3 के जो ये ग्रिड्स हैं यहाँ पे इस पूरे इमेज में, और हर एक ग्रिड के अगेंस्ट हमें इंफॉर्मेशन क्या चाहिए। जैसे हम अपना पुराना प्रॉब्लम भी देख लेते हैं कि जैसे हमने पीसी रखा हुआ था फॉर बैकग्राउंड और ऑब्जेक्ट, फिर हमने बाउंडिंग बॉक्स के लिए एक ओरिजिन ऑफ ऑब्जेक्ट बताया था, सेंटर ऑफ ऑब्जेक्ट, फिर हाइट एंड विड्थ बताई थी, और फिर हमने वो 3 क्लासेस यहाँ पे रखी थी, कार, बाइक एंड द अदर थिंग दैट इज आई गेस बर्ड। तो हमारे पास हमने कुछ क्लासेस थी, तो इसका मतलब है हमारे पास इस एक इमेज के अगेंस्ट जो वॉल्यूम बाय द एंड हमारे पास आ रहा होगा वो 3 into 3 into 8 का आ रहा होगा। दिस 8 इज बेसिकली बिलोंग्स टू दैट थिंग कि क्या उस स्पेसिफिक एक ग्रिड के अंदर ऑब्जेक्ट आएगा या नहीं आएगा। ऑब्जेक्ट अगर आ जाता है, अगर 0 है तो देन इट्स डोंट केयर, अगर 1 है तो फिर हम देखेंगे कि ऑब्जेक्ट का सेंटर कहाँ पे है, और उससे फिर हमने हाइट एंड विड्थ को किस तरीके से मेजर करना है। सो बाय द एंड इफ वी आर डिवाइडिंग आवर इमेज होल इमेज इनटू 3 into 3 ग्रिड्स, तो ये 3 into 3 into 8 का एक वॉल्यूम एज अ रिजल्ट आ रहा होगा। बट व्हाट इफ वी डिवाइड आवर इमेज इनटू जो 19 into 19, अगर जैसे पेपर में कहा जाए, अगर उसको देखा जाए उस केस में क्या होगा, बेसिकली ग्रिड साइज स्मॉलर होगा। तो उससे फायदा ये हो सकता है कि अगर ऑब्जेक्ट का स्केल थोड़ा ज्यादा स्मॉल है, शायद उन ऑब्जेक्ट को भी बहुत प्रिसाइजली ये मॉडल पहली बात है कि डिटेक्ट करने लग जाए, और उस केस में जो ये वॉल्यूम बनेगा वो बेसिकली
3D वॉल्यूम बनेगा, जिसमें आप ये कह लें कि जो हाइट जो आपके पास सेल्स होंगे दैट इज 19 इंटू 19 इंटू 8, एंड दैट 8 इज बेसिकली हर एक ग्रेड के अगेंस्ट पीसी की वैल्यू आएगी। अगर 1 है तो एक्स वाई, और हाइट और वेट की भी आ जाएगी। सो बेसिकली इस तरीके से हमारे पास ये स्पेसिफाई होगा। और अब हम इस पे ना कुछ नॉर्मलाइजेशन अप्लाई करेंगे। हर ग्रेड का हमने एक स्टार्टिंग पॉइंट ले लेना है जिसे हमने 0 0 कह देना है, और उसका जो अपर पॉइंट होगा दैट इज 1 1। तो यहाँ पे जो डायमेंशन भी आ रही है इसकी, उसे इग्नोर करते हुए हमने इसे 0 से 1 के दरमियान हाइट और विड्थ को नॉर्मलाइज कर लेना। तो ये हमने सबसे पहला काम ये करना है। अब इसके अंदर अगर कोई ऑब्जेक्ट आता है तो हमने पीसी को देखना है। अगर पीसी हमारा फॉर एग्जांपल इस केस में हम कह देते हैं कि 0.5 से अगर कम आ जाता है तो हम निग्लेक्ट कर देंगे, हम कह देंगे कि इस सेल में ऑब्जेक्ट नहीं है। ये भी हो सकता है कि इस कार का थोड़ा सा पोर्शन लाइक इस सेल के अंदर आ जाए। अब इसमें ऑब्जेक्ट तो है, प्रोबेबिलिटी भी आएगी, इट माइट पॉसिबल कि वो 0.2 या कुछ कम वैल्यू दे दे, दैट इज अ पॉसिबिलिटी। तो इस केस में ये होगा, इस केस में हम फिर इस सेल को इग्नोर कर देंगे। हम ये कहेंगे कि इस स्पेसिफिक सेल के अंदर या ग्रिड के अंदर हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है, उसका कोई सेंटर जो है ये सेंट्रल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता। हाँ, जिसमें पीसी की वैल्यू थोड़ी बड़ी आएगी तो उस केस में हम कह देंगे कि इसमें ऑब्जेक्ट अलाई करता है। तो सबसे पहला काम तो हमने ये करना है कि ऑब्जेक्ट का जो सेंटर है उसे लोकेट करने के लिए प्रोबेबिलिटीज को देखना है। अच्छा, इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जो जो आगे चल के हमारे काफी काम आने वाला है दैट इज इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। कि फॉर एग्जांपल आपने एक बाउंडिंग बॉक्स बनाया है। अब ये आप ये कह लेंगे ये ग्राउंड ट्रुथ था, हमें पता था कि ये हमारे पास कार है, ये सेंटर पॉइंट है, ये उसके पास विड्थ है, ये हाइट है, एक बाउंडिंग बॉक्स बना हुआ। अब मेरे मॉडल ने फॉर एग्जांपल ये ब्लू वाला बनाया, तो मैं इनके दरमियान आई ओ यू किस तरह से जो है कंप्यूट कर सकता हूँ। इसको कंप्यूट करने के लिए आई नीड इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। अब ये काम होगा ऐसे, फॉर एग्जांपल मैं ये दो ग्रिड्स ले लेता हूँ जो मैं कह देता हूँ 3 क्रॉस 3 के। अभी मैंने नॉर्मलाइज तो नहीं करता, जस्ट मैं इनको इसी तरह से पीसेस में चेक करके देखता हूँ इंटरसेक्शन ओवर चाहे यूनियन का मतलब क्या है। इंटरसेक्शन का मतलब है इन दोनों में कॉमन पोर्शन कितना है, और इससे हमने डिनोमिनेटर में क्या करना है, इन सब को हमने यूनियन करके, तो जो भी वॉल्यूम आएगा उसमें मैं डिवाइड करूंगा तो आई गेट आई ओ यू। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इंटरसेक्शन की, तो अगर मैं ये कह दूं कि इसमें 3 into 3 का ये ग्रेड है दैट इज 1 2 एंड 3, और इसी तरीके से फॉर एग्जांपल 1 2 एंड 3, तो ये अगर 3 क्रॉस 3 का ग्रिड है तो मैं ये अज्यूम करता हूँ कि इसमें ये जो 2 स्टेप्स है ना ये कॉमन है। 2 स्टेप्स इन एक्स डायरेक्शन एंड इन वाई डायरेक्शन। इसका मतलब है जो कॉमन पोर्शन मेरे पास आ रहा है या जो इंटरसेक्शन आ रहा है वो 2 क्रॉस 2 का आ रहा है। तो ये मेरे पास आएगा अबव द द डिनोमिनेटर, नोमिनेटर में ये आएगा, और डिनोमिनेटर में ये आएगा कि इन दोनों बॉक्सेस का यूनियन, तो 3 into 3 प्लस 3 into 3। बट अगर इसमें देखें तो ये जो इंटरसेक्शन वाला पोर्शन है ना वो रेप्लिकेट हुआ है, 2 बार ही आया है, तो हम उसे एक दफा यहाँ से सब्ट्रैक्ट करें। तो ओवरऑल 2 by 2 4, 4 डिवाइडेड बाय 3 into 3 9 प्लस 9 -4। तो आप ये कह लें कि 4/14 will basically give you the answer to that IOU section। तो हम ये कह लें कि IOU की वैल्यू 0 से 1 के दरमियान लाया करती है। तो अगर ये वैल्यू 1 के पास पास होगी तो इसका मतलब है कि आपने बहुत अच्छे से लोकलाइजेशन किया। दिस इज वन कॉन्सेप्ट जो कि ये बाउंडिंग बॉक्स बनाते हुए और इसको देखते हुए हमारे बड़े काम आएगा। और इवन इस एल्गोरिदम ने भी इस कॉन्सेप्ट को बड़े अच्छे से जो है यूटिलाइज किया हुआ है। सो अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिटेक्शन में हमने पहला काम तो ये किया था कि हमने देख लिया था कि किस ग्रिड में ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करता है। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि एक ही ऑब्जेक्ट मल्टीपल ग्रिड्स में आ जाए। जैसे हम ग्रिड साइज अगर छोटा करें
जैसे फॉर एग्जांपल ये हमने ज़्यादा सारे यहाँ पे ग्रिड्स बना लिए। फॉर एग्जांपल अगर ये 19 क्रॉस 9 है, तो अब हम 19 क्रॉस 19 है, तो अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत छोटे छोटे बॉक्सेस हैं। अब ये कार है वो मोर देन वन बॉक्स में आई है, और ऑब्वियसली मोर देन वन बॉक्स में आई है, तो हर एक सेल यही कह रहा होगा कि कार का सेंटर जो है वो मेरे पास है, मेरे पास जो है वो सेंटर ऑफ दैट कार है, और उससे मुझे जो है हाइट और विड्थ को मेजर करना चाहिए। तो इससे एज अ रिजल्ट होगा क्या कि हम ये देखेंगे कि मल्टीपल बॉक्सेस बन जाएंगे। अब वो मल्टीपल बॉक्सेस बनने का रीजन जो है, रीजन ही यही है कि हो सकता है यहाँ पे मल्टीपल सेल्स थे, और एक से ज्यादा सेल ने कहा कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेरे पास है बेस्ड ऑन सम पीसी, और पीसी की वैल्यू फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूँ कि अगर मैं 0.6 से अबव कह दूं कि 0.6 या 0.7 से अबव वैल्यू को मैं बीसी कंसिडर कर रहा हूँ, तो इस केस में होगा ये कि सारे के सारे वो पॉइंट्स आ जाएंगे जो पॉइंट जो है 6 से अबव है, और उसके जो है ये अराउंड बाउंडिंग बॉक्स भी बन जाएगा। तो एज अ रिजल्ट हम ये देखेंगे कि ऑब्जेक्ट एक ही है बट उसके अगेंस्ट बाउंडिंग बॉक्सेस बहुत ज्यादा बन गए। अब क्योंकि लोकलाइजेशन में वी नीड ओनली वन बाउंडिंग बॉक्स अराउंड वन ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं दैट इज नॉन मैक्स सप्रेशन, जो कि आप देखेंगे आईओयू को बहुत अच्छे से यूज करते हुए क्या करेगा, इसके अगेंस्ट जितने भी बॉक्सेस हैं उन सबको ट्रिम करके इग्नोर करके आपके पास जस्ट एक बाउंडिंग बॉक्स वो रिटर्न करेगा। अब ये काम करेगा कैसे? सबसे पहले तो वो ये करेगा कि वो वाले तमाम बॉक्सेस डिस्कार्ड कर देगा जिसमें पीसी की वैल्यू 0.6 से कम है या उसके बराबर है। तो इसका मतलब है बहुत कम बॉक्सेस रह जाएंगे जिसमें हमें ये लगेगा कि हमारे ऑब्जेक्ट का सेंटर है। उसके बाद वो क्या करेगा, उसके बाद वो ये करेगा कि सबसे लार्जेस्ट पीसी वाला जो है बाउंडिंग बॉक्स पिक करेगा। फॉर एग्जांपल 0.8 वाला उसने ये वाला बाउंडिंग बॉक्स जो है वो फॉर एग्जांपल पिक कर लिया। इसके अगेंस्ट कोई ये सेल एक होगा जिससे ये बाउंडिंग बॉक्स है। अब वो देखेगा कि इसके करीब करीब और कौन कौन से बाउंडिंग बॉक्सेस हैं। फॉर एग्जांपल इसे मैं कहता हूँ दिस इज बाउंडिंग बॉक्स बी 1, दिस इज बाउंडिंग बॉक्स बी 2। तो वो बेसिकली फॉर एग्जांपल बी 1 और बी 2 आ गए, तो अब वो बेसिकली आई और यू को कंप्यूट करेगा ओवर बी 1 एंड बी 2। बी 1 बी 2 का वो इंटरसेक्शन फाइंड आउट करेगा एंड डिवाइडेड बाय यूनियन। तो ये वो करेगा अगर उससे इसका आंसर 0.5 से ज्यादा आ जाता है, लाइक इफ वैल्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.5, तो वो ये एज्यूम करेगा कि ये ऑब्जेक्ट एक ही था लेकिन इसका सेंटर मल्टीपल जो है वो ऑब्जेक्ट्स में चला गया। तो वो क्या करेगा, इसके साथ जो लेस प्रोबेबिलिटी वाला बॉक्स था उसे डिस्कार्ड कर देगा, स्ट्रेस कर देगा। सो यहाँ पे उसने 0.8 वाला पिक किया। यहाँ पे बेसिकली 0.9 से स्टार्ट होना चाहिए था, ओरिजिनली 0.9 से इसने स्टार्ट किया। तो आप ये कह लें कि यहाँ पे अगर इसका मैं नाम रख देता हूँ, दिस इज बी 3, दिस इज बी 4, दिस इज बी 5। तो बेसिकली वो आईओयू कंप्यूट कर रहा होगा बी 3 बी 4 में, 0.5 से ज्यादा आया बी 4 डिस्कार्ड हो गया, बी 3 बी 5 में किया 0.5 से ज्यादा आईओयू आया इसे डिस्कार्ड कर दिया। तो बेस्ड ऑन दिस मैकेनिज्म वो आप ये कह लें कि जो बाउंडिंग बॉक्स है आपके पास जितने ऑब्जेक्ट है इवेंचुअली उतने ही रह जाएंगे। तो ये एक बहुत अच्छा आप ये कह लें इस एल्गोरिथम में इस आईओयू के कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए या ग्रिडिंग के कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए, और यहाँ पे जो ग्रिड्स हैं दैट इज 19 क्रॉस 19 इज अ वेरी ऑप्टिमल साइज, एंड पेपर में ये लिखा हुआ है, उसका पेपर है कि अगर आप 19 क्रॉस 19 ग्रिड्स बना लेते हैं तो देर इज अ वेरी हाई चांस कि आप मैक्सिमम ऑब्जेक्ट को लोकलाइज कर सकते हो। सो नॉन मैक्स सप्रेशन ये करता है। अब यहाँ पे इसमें भी कोई इशू आ सकता है। अब इशू क्या आ सकता है, फॉर एग्जांपल एक ही बाउंडिंग बॉक्स है, फॉर एग्जांपल एक ही ये ग्रिड है, और इस ग्रिड में एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स का सेंटर आ गया। जैसे हमारे पास एक पर्सन है, एक कार है। अब इन दोनों का आप ये कह लें कि जो सेंटर है वो इसी एक ग्रिड में आ गया।
नॉर्मली तो हम ये कह रहे थे ना कि जी ये 3x3x8 है, और 8 हम कह देते थे कि यहाँ पे कोई इस जो है ग्रिड में ऑब्जेक्ट जो एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, यस, तो आप उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन दे दें। बट इसमें मसला ये आ रहा है कि हम पर ग्रिड या पर बॉक्स एक ही ऑब्जेक्ट जो है उसे लोकलाइज कर पा रहे हैं। यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट है, दैट इज एंकर बॉक्सेस। तो आपका ये जो योलो एल्गोरिदम है, एंकर बॉक्सेस भी एक और कॉन्सेप्ट को इनकॉर्पोरेट करता है, और वो ये देखता है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे सेंटर ऑफ ऑब्जेक्ट लाई करता है इस एक बॉक्स में, बट क्या वो एंकर 1 से बिलोंग कर रहा है या एंकर 2 से बिलोंग कर रहा है, क्या वो ऑब्जेक्ट इलोंगेटेड है या हॉरिजेंटली, आप ये कह लें कि वो ऑब्जेक्ट है। तो इस एंकर के कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हमने ये देख लिया कि हमारे पास एक से ज्यादा जो ऑब्जेक्ट्स अगर एक सेल में आ जाए तो वो हम उसे भी स्पेसिफाई कर पाएंगे, लेकिन उसमें अब इशू क्या आएगा? इशू ये आएगा कि अब हम उसे इन 8 सेल्स के साथ नहीं कर पाएंगे। ये एक 8 सेल तो जस्ट एक ऑब्जेक्ट के साथ एसोसिएटेड है। तो जिस तरीके से हम अपने एंकर बॉक्सेस को बढ़ाएंगे, अगर मैं एक से दो एंकर बॉक्सेस कर रहा हूँ, तो इसका मतलब है ये इंफॉर्मेशन मुझे एक एंकर बॉक्स के लिए चाहिए, तो सेकंड एंकर बॉक्स के लिए मुझे ये इंफॉर्मेशन दोबारा से चाहिए होगी। तो दोबारा से पीसी कंप्यूट करूंगा, एक्स वाई दूंगा, दूसरा सेंटर ऑफ जो है ऑब्जेक्ट वो पिक करूंगा, और हाइट एंड वेट आप ये कह लें कि मैं मेजर करूंगा और क्लास बताऊंगा, बट विद रिस्पेक्ट टू एंकर बॉक्स टू। तो इवेंचुअली ये 3x3 × 8 का वॉल्यूम जो एज आउटपुट आ रहा था, अब इसके साथ नंबर ऑफ एंकर्स भी मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो इवेंचुअली आप ये कह लें कि ये इंफॉर्मेशन पहले मुझे एंकर 1 के लिए चाहिए, फिर एंकर 2 के लिए चाहिए, और इसे जब मुझे यूटिलाइज करना है फॉर ट्रेनिंग, तो मैं ऐसे करूंगा जैसे ये सेल है तो इसमें दोनों के दोनों जीरो है। मैं यहाँ पे भी जीरो लिख दूं, अगर मैं इस सेल की बात कर रहा हूँ, सेल 1 की या ग्रेड 1 की, इसमें दोनों जीरो है, इसका मतलब है ये दोनों डोंट केयर है। बट अगर मैं बात करूं अबाउट दिस सेल, तो आप ये कह लें कि अगर मैंने यहाँ पे ये जो अबव एंकर 1 है ये इलोंगेटेड ऑब्जेक्ट पर्सन के लिए रखा हुआ है, तो ये तो जीरो हो जाएगा, यहाँ पे पर्सन तो कोई नहीं आया। बट इस सेल के अंदर क्या हुआ है, मेरे पास एक जो है कार आ गई है, तो ये जो लोअर एंकर था जो हॉरिजेंटल ऑब्जेक्ट्स के लिए, इस तरह के शेप के ऑब्जेक्ट्स के लिए मैंने बनाया हुआ था, मैं यहाँ पे बता दूंगा कि यहाँ पे सेंटर ऑफ कार एग्जिस्ट करता है, फिर हाइट एंड विड्थ जो है वो, और हाइट एंड विड्थ भी आप ये कह लें कि काफी अच्छे से मैनेज हो रही होती है, क्योंकि ये जितने भी बाउंडिंग बॉक्सेस हैं वो इन्होंने चाहे 0 to 1 में नॉर्मलाइज किए जय किए हुए होते हैं। तो यहाँ पे मुझे पता चल सकता है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर ये सेंटर है तो आई नो कि 0.4 और 0.5 कुछ यहाँ पे इसका ये सेंटर एग्जिस्ट कर रहा होगा, 0.4 0.5 लोकेशन पे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कहीं। अब ये हाइट और वेट जो है ये भी अगर मैं फॉर एग्जांपल कह देता हूँ, इसे मैं 3 कह देता हूँ, और इसे मैं कह देता हूँ 1, तो ये मुझे बता रहा होगा कि सेल के साइज की जितनी आप ये कह लें कि सॉरी मैंने थोड़ा सा यहाँ पे गलत बता दिया, बेसिकली जो, सॉरी दैट वाज रॉन्ग, राइट, कि हाइट उसकी जो है वो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे इस कार को देखूँ ना, तो ये कार मुझे ये बता रही है कि इसकी हाइट तकरीबन 0.5 50% ऑफ दिस सेल है। बट अगर मैं विड्थ को देखूं, तो विड्थ मेरे पास 3 सेल्स का कंपोजिशन है, तो मैं यहाँ पे 3 लिख दूंगा, इसका मतलब है सेंटर तो यहाँ एग्जिस्ट करता है, हाइट फॉर एग्जांपल इतनी है, बट जब मैं विड्थ की बात करूंगा तो वो ऑलमोस्ट इन तीनों सेल्स को ही ले आएगा। तो ये जो नॉर्मलाइजेशन 0 से 1 के दरमियान है, दैट इज वेरी हेल्पफुल, वेरी वेरी यूजफुल, जो उसका बाउंडिंग बॉक्स बहुत प्रिसाइज बनाने में मेरी मदद करेगी। तो दैट इज अ वेरी गुड थिंग। और अगर कोई एक ऐसा सेल मुझे मिल जाता है जहाँ पे दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट्स लाई करते हैं, जैसे पर्सन भी है और कार भी है, सेल नंबर 8 की अगर मैं बात करूँ, तो दैट इज दिस काइंड ऑफ अ मॉडल, कि इसमें एंकर 1 में भी आपके पास डिटेल्स आएंगी,
एंकर 2 में भी आएंगी। 1 में आपने बता दिया इट्स कार, 2 में बता दिया फॉर एग्जांपल, 2 में बताया इट्स कार, 1 में बताया इट्स पर्सन। तो इन दोनों की बेसिस पे आप जब ट्रेनिंग करोगे तो वो मैक प्रोपेगेट भी करेगा और अपने रिजल्ट्स ला के देगा, और एज अ एंड आपके पास इसका जो वॉल्यूम आएगा वो 3 × 3 × 16 आएगा। अब यहाँ पे अगर मैं आपके लिए एक और क्वेश्चन छोड़ूं कि अगर इसमें एक पॉलीगॉन शेप का एक और एंकर मैं बना दूं, उसका नाम रख दूं एंकर 3, तो क्या अब आप इस वीडियो को थोड़ी देर पॉज करके मुझे बता सकते हो कि आउटपुट के अंदर वॉल्यूम क्या आएगा मेरे पास क्लासिफिकेशन का? एज वी कैन सी कि हमारे पास यहाँ पे जो ग्रिड्स हैं, ग्रिड साइज विल रिमेन सेम 3 × 3, बट यहाँ पे क्या इस नए एंकर से कोई डिफरेंस आएगा? आप थोड़ी देर ये वीडियो पॉज करें और उसके बाद मुझे इस क्वेश्चन का आंसर करें। आई होप कि आपने इसके ऊपर सोच लिया होगा। सो बेसिकली है ये कि आपने 8 न्यूरॉन्स को रखा था पीसी के लिए, बाउंडिंग बॉक्स के सेंटर के लिए, हाइट वेट के लिए, नंबर ऑफ क्लासेस के लिए। तो ये काम आपको एक एंकर के लिए ये 8 यूनिट्स चाहिए फॉर सम एंकर 1। तो जब एंकर्स आपके पास इंक्रीज होंगे तो ऑब्वियसली हर सेल के अगेंस्ट इंफॉर्मेशन भी बढ़ेगी। तो इसमें आपको 8 × 3 करना पड़ेगा एज यू हैव 3 एंकर बॉक्सेस। तो अब इसमें ये हो सकता है कि एक सेल के अंदर मैं पहले तो 2 डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट के सेंटर को लोकेट कर पा रहा था, लेकिन इस A3 ने मुझे ये फैसिलिटी दी कि अब मैं एक जो है वो जाएगी ग्रिड के अंदर 3 डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स को भी लोकेट कर सकता हूँ। तो जो न्यूअर वर्जन्स हैं योलो के, उसमें बेसिकली हो यही रहा है कि विद द हेल्प ऑफ मल्टीपल एंकर बॉक्सेस आपके पास जो ऑब्जेक्ट क्लासिफिकेशन है वो ज्यादा ऑब्जेक्ट्स की हो रही है। तो यू कैन सी कि इस तरीके से इसका जो वेक्टर है बाय द एंड वो बढ़ जाएगा। और ओवरऑल जो आपका योलो है वो कुछ इस तरीके से काम कर रहा है, और ट्रेनिंग वी नो के बैक प्रोपगेशन से इस तरीके से होती है। So I hope I have summarized this lecture in a very appropriate way. I hope आपको ये समझ आ जाए, and you will and this lecture will prove very helpful in your preparation. So I conclude my lecture on just object localization. Allah Hafiz.